जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ आवर मैथ्स क्लासेस। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने रैशनल नंबर्स इस लेसन को कंप्लीट किया था। इस वीडियो लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया लेसन, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये लेसन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से 12th लेसन होता है, लेकिन 8th स्टैंडर्ड तक अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग टेक्स्ट बुक्स प्रीफर की जा सकती है। तो हो सकता है आपके स्कूल के टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये लेसन 4th लेसन हो, 5th लेसन हो, ये वैरी कर सकता है, लेकिन कंटेंट वाइज ये ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने बताया ये 12th लेसन है। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अंदर बेसिकली हम लोग दो एक्सरसाइज देखने वाले हैं। दोनों ही एक्सरसाइजेस काफ़ी ईजी है, इसलिए लेसन थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हम लोगों ने पिछले साल 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। बस वही जो रूल्स हम लोगों ने लॉज ऑफ इंडाइसेस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो आपने लास्ट ईयर पढ़े थे, वही हमको इस साल भी पढ़ने हैं। तो फिर नया क्या है? नया ये है कि पिछले साल जो भी प्रॉब्लम्स थे उसके अंदर सिर्फ इंटीजर्स तक के नंबर ही लिमिटेड थे। इस साल हम लोगों ने पहला लेसन रैशनल नंबर पढ़ा हुआ है, तो इस बार एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अंदर में रैशनल नंबर्स भी आएंगे, जिसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को एक बार रिकॉल करेंगे। अगर टाइम बचता है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो कुछ बेसिक हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइजेस होमवर्क में देंगे। अगर एक्सपोनेंट्स के लॉज देखते देखते ही ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ। लेट अस बिगिन विद एक्सपोनेंट्स लॉ, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडाइसेस। सबसे पहले पावर्स क्या होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, या एक्सपोनेंट क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। बेसिकली आप किसी नंबर को जब उसी नंबर से 2, 4, 5 कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते हो, तो हमको हर बार इतने बार ये नंबर्स लिखना दिक्कत देता है या थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और टेडियस जॉब होता है। तो मैथमेटिशियंस ने इसके लिए एक तोड़ निकाला है, उपाय निकाला हुआ है, और वो है एक्सपोनेंट्स। उन्होंने कहा कि जब आप किसी नंबर को जितनी भी बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो उतनी बार आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली वो नंबर जितनी बार आपने उसी से मल्टीप्लाई किया है वो पावर में आप यहाँ पर दे दो उसके सिर के ऊपर। अब आप इसको पढ़ोगे कैसे? तो आप बोलोगे जिस नंबर को आपने बार बार मल्टीप्लाई में लिया हुआ है उस नंबर को आपको कहना पड़ेगा बेस, और जो नंबर आपने उसके सिर के ऊपर रखा है उसको आपको कहना पड़ेगा पावर या एक्सपोनेंट, या उसी को आप कहोगे इंडेक्स। क्या कहोगे आप उसको? पावर बोलोगे या एक्सपोनेंट बोलोगे या इंडेक्स बोलोगे। और नीचे जो नंबर लिखा है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन के दौरान बार बार यूज़ किया गया है, उस नंबर को आप बोलोगे बेस। सो बेस एंड इंडेक्स ऐसे पढ़ते हैं, बेस एंड इंडेक्स। इंडेक्स को आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो। आपके चैप्टर का टाइटल जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है? तो इस फॉर्म को, ये जो पूरा फॉर्म बना, इस फॉर्म को कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि आपने इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आप इसको पढ़ोगे कैसा? तो जो सिर के ऊपर पावर लिखा रहता है, तो बोलते वक्त आप बोलोगे बेस रेज्ड टू दी पावर, बेस रेज्ड टू दी पावर, यानी यहाँ पर बेस होता है ए, तो आप पढ़ोगे ए रेज्ड टू दी पावर 3। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फिलहाल? 3। तो बेस रेज टू दी पावर वॉट एवर, तो ए रेज टू दी पावर 3। अगर हमको पता नहीं है वो कितनी बार है, तो आप यहाँ पे n लिख दोगे, तो आप इसको पढ़ोगे ए रेज्ड टू दी पावर n। अब बहुत सी बार हम लोग किसी नंबर को अगर पावर 2 है और किसी नंबर को पावर 3 है, तो यहाँ पर a रेज टू दी पावर 2 और a रेज टू दी पावर 3 न बोलते हुए इसके लिए एक शॉर्टकट यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत बार हमको काम में आता है। तो आप इसको पढ़ते हो ए स्क्वायर
और इसको पढ़ते हो a क्यूब। अभी यहाँ पे पावर को स्क्वायर क्यों कहा? स्क्वायर तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर है ऐसा डब्बा, और क्यूब भी एक ज्योमेट्रिकल सॉलिड शेप है, ये प्रॉपर एक बॉक्स है, तो यहाँ पर उसको हमने क्यों यूज़ किया? तो ये जब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या मेंसुरेशन नाम का चैप्टर देखेंगे तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी फ़िलहाल आपको इतना याद रखना है कि जब किसी भी बेस को पावर 2 रहता है तो आप उसको शॉर्टकट में स्क्वायर पढ़ते हो, और अगर पावर 3 रहता है तो उसको शॉर्टकट में क्यूब पढ़ते हो। बोले सर हमने इसको a रेज़ टू दी पावर 2 पढ़ा तो गलत होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो भी सही ही होगा, लेकिन a रेज़ टू दी पावर 2 और a स्क्वायर कौन सा इजी पड़ेगा? बोले सर a स्क्वायर। a रेज़ टू दी पावर 3 और a क्यूब कौन सा इजी पड़ेगा? तो बोले सर a क्यूब, राइट। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया कि बेस क्या होता है, पावर क्या होता है। पावर को और दो नामों से पुकारा जाता है, दैट इज़ पावर और एक्सपोनेंट। तो अब हम लोग एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर सीखेंगे, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ इंडाइसेस ऐसा बोलते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पर आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में टोटल 7 लॉज पढ़े हुए हैं। 7, 8, 6 ये कभी किसी में मर्ज कर दिया तो नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 7 लॉज है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन से होंगे। तो सबसे पहला लॉ हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं जो भी बात करूँगा ये रैशनल नंबर को ध्यान में रख के ही बात करूँगा। बाय सेइंग रैशनल नंबर दैट मीन्स उसके अंदर में नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए एंड फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ गए। तो यहाँ पर मैं जो भी जनरल उसके लिए रेफरेंस लूँगा, a लूँगा, x लूँगा, y लूँगा, वॉट एवर, तो वो रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अभी पहला लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर में है, दूसरा लॉ जो रहेगा वो डिवीजन के अंदर में रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में लॉ क्या है कि जब दो सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो, दो सेम नंबर मतलब के बेसिस जब सेम होते हैं, इनके पावर्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई पावर है x और यहाँ पर ऑलरेडी कोई पावर है y, सो व्हेन a रेज़ टू द पावर x एंड a रेज़ टू द पावर y आर मल्टीप्लाइड, देन आप शॉर्टकट में उसमें क्या करोगे कि बेस को रखोगे कॉमन और पावर्स को कर दोगे ऐड x प्लस वाई। इस तरह से एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, तो आप देखोगे कि अगर मेरे पास 3 रेज़ टू दी पावर 4 है और यहाँ पर 3 रेज़ टू दी पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, बेस को लेंगे कॉमन 3 और पावर्स को कर देंगे ऐड। तो ऐड करते वक्त 4 प्लस 2, तो बेटा कितना हुआ, 3 रेज़ टू दी पावर 6। अब इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, अगर मैं हर इसको एक्सप्लेन करूँगा तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ पर एक जनरली देख लो कि 3 रेज़ टू दी पावर 4 है तो आप इसको 4 बार लिखोगे बेटा, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया इसको। फिर यहाँ पे 3 रेज़ टू दी पावर 2 है तो 3 को और 2 बार लिख दिया। इस तरह से अब ये आप यहाँ पे देखोगे तो 3 कितनी बार हो गया, तो बोले 6 बार, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे 3 रेज़ टू दी पावर 6। तो लॉ बोलता है कि आप इतना बड़ा लिखने से अच्छा डायरेक्टली अगर पावर को ऐड कर दोगे तो भी आंसर वही आएगा। बट उसके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑपरेशन जो है ये मल्टीप्लिकेशन का चाहिए फर्स्ट, सेकेंड बेसिस जो है वो चाहिए सेम। अगर यहाँ पे 3 रेज़ टू दी पावर 2 के जगह 5 रेज़ टू दी पावर 2 होता तो नेचुरली हम यहाँ पे इसको 3 रेज़ टू दी पावर 6 लिख ही नहीं सकते थे, राइट। तो यहाँ पर पहले लॉ के अंदर में दो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कब हम ये लॉ लगा सकते हैं। तो पहला लॉ अप्लाई करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, दैट इज़ फर्स्ट कि बेसिस शुड बी सेम, सेकेंड द ऑपरेशन बिटवीन द टू शुड बी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब वही रूल डिवीजन में अप्लाई होगा, यानी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के अलावा डिवीजन अगर है लेकिन बेसिस फिर भी यहाँ पर सेम है, यानी a रेज़ टू दी पावर x डिवाइडेड बाय a रेज़ टू दी पावर y होता है, तो ऊपर के और इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन का। तो यहाँ पर
जो आंसर आएगा उसमें आपको चेंजेस क्या करने हैं, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द एडिशन विथ सब्ट्रैक्शन, यानी यहाँ पे क्या होगा x माइनस वाई होगा प्लस के जगह पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 3 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू दी पावर 2 ऐसा होता तो आप क्या करते, 3 रेज टू दी पावर 4 माइनस 2 लिखते और आंसर आता 3 रेज टू दी पावर 2। अब ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि 3 रेज टू दी पावर, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं था, डिवाइड था। यहाँ पर 3 रेज टू दी पावर 4 था, मतलब 3 कितने बार था बेटा, 4 बार। और ये कितने बार है, डिवाइड है, तो डिवाइड मैंने कर दिया। 3 रेज टू दी पावर 2 है, तो ये कितने बार है, 2 बार। अब देखो एक और एक कट गया, दूसरा भी कट गया, तो बच गया कितना, 2। मतलब 4 में से कितने चले गए, 2 चले गए, तो 2 बच गए। पर ये 2 गए क्यों, क्योंकि नीचे में थे, नीचे में थे मतलब क्या था, सब्ट्रैक्शन करना था। तो 4 माइनस 2 कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 रेज टू दी पावर 2। समझ में आया। तो लॉ ये बोलता है कि अगर आपको इस बड़ी वाली मेथड से बचना है तो आपको लॉज लर्न करने पड़ेंगे। लॉज, आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूले ये जो रहते हैं ये हमको बॉदर करने के लिए नहीं होते हैं बेटा, ये हमको उल्टा सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ये हमारे काम को ईजी बना देते हैं। हाँ, एक दिक्कत रहती है कि इन चीज़ों को हमें याद रखना पड़ता है और वो याद रटने से नहीं होता। आप समझ लो मेरी बात को, वंस एंड फॉर ऑल। मैथमेटिक्स और साइंस में अगर आप देखोगे तो फिज़िक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स बेटा ऐसे हैं कि इसके अंदर आप रट के कुछ नहीं कर सकते हासिल। रटने से सिर्फ जितना आपको दिया गया है उतना ही आपको आएगा, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट अगर आप दूसरे प्रॉब्लम्स लोगे तो फिर आपको सॉल्व करते नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चे चीज़ों को समझ करके चलते हैं उन लोगों को फिर कोई भी चीज़ आप उससे रिलेटेड दे दो वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोगों के क्लासेस का उद्देश्य ये रहता है कि हम लोगों को कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, हम लोगों को रट्टू तोता नहीं बनना है, हमको रट के वापस इमिटेट करके वही चीज़ नहीं दोहराना है, हमको कुछ नया करना है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, प्रॉब्लम्स तो अपने आप आपको आ जाएंगे। फिर मैं आपको एक नहीं 10 बुक से अगर प्रॉब्लम्स निकाल के दूंगा ना तो आपको सारे के सारे आने शुरू हो जाएंगे अगर आप कंसेप्ट को समझते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ आप बेसिकली उसको ध्यानपूर्वक उसको समझोगे। समझ में आ रही है बात आपको। चलिए, तो अभी अब नया रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। हाँ, अभी यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता था आपसे, वो रह गया था। देखिए, तो हमने यहाँ पर देखो एडिशन करते वक्त मैं 4 + 2 कर रहा हूँ। अगर मैं उसको 2 + 4 भी करता हूँ, 2 + 4 भी करता हूँ तो भी आंसर 6 ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, अगर मैं 4 - 2 करता हूँ तो 2 आंसर आएगा, लेकिन 3 रेज़ टू दी पावर 2 - 4 करता हूँ तो आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी समझ में आएगा। यहाँ पे 4 पहले था इसलिए हमने 4 - 2 किया। अभी अगर उल्टा होता कि 3 रेज़ टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू दी पावर 4 होता तो हम इसको ऐसा लिखते हैं 3 रेज़ टू दी पावर 2 - 4, तो आंसर जो आता वो ये आता 3 रेज़ टू दी पावर -2 बराबर है। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर पावर नेगेटिव के जगह पॉजिटिव चाहिए तो फिर कैसे करोगे, यानी अगर हमको आंसर 3 रेज़ टू दी पावर 2 ही चाहिए तो कैसे करोगे, राइट। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा कि जब कभी भी किसी भी बेस का पावर अगर नेगेटिव नंबर होता है और यदि आप चाहते हो कि ये पावर की साइन जो है ये चेंज हो जाए, यानी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट बेस को जो है रेसिप्रोकल करना होगा। बेस को रेसिप्रोकल करना होगा मतलब क्या, अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाना पड़ेगा। अब पावर की साइन आप चेंज कर सकते हो, -2 के जगह +2 लिख सकते हो। तो बोले सर ऊपर क्या आएगा, तो बेटा 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3, तो ये 1 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अब ये 3 रेज़ टू दी पावर -2 का ही मतलब होता है 1/3 रेज़ टू दी पावर 2। 3 रेज़ टू दी पावर -2 यानी क्या, 1/3 रेज़ टू दी पावर 2। आई होप आप लोगों को ये 7th स्टैंडर्ड में आपके टीचर्स ने पढ़ाया हो, या 7th में ही था, 6th में भी था, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इनकेस अगर नहीं समझता है तो बेटा कमेंट में बोलो कि सर स्पेसिफिकली इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में एलैबोरेट करो, तो मैं उसको एक और वीडियो बना के एलैबोरेट करके आपको दे दूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में ये समझा रहा हूँ कि कभी भी कोई भी नंबर हो, जैसे 8 रेज़ टू दी पावर -7 है,
बट आप नहीं चाहते कि ये पावर 7 के बाजू में माइनस हो, तो आप इसको सिंपली 1/8 कर दो, यानी 8 को कर दिया 1/8, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, तो -7 को आप कर दोगे +7, तो ये बन गया आपका आंसर। अब कोई कहता है कि सर मेरे पास ऑलरेडी एक नंबर ऐसा है 1/14⁻⁻⁴, अब क्या करूँ? तो बेटा 1/14 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 14, तो -4 का क्या करोगे? +4, तो ये दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। कोई बोले सर मेरे पास ऑलरेडी 1/5⁴ है, तो अब मुझे बेस को ऊपर चाहिए, ले उल्टा करना है, मतलब रेसिप्रोकल करना है, 1/5 का मुझे 5 करना है, तो मैं क्या करूं? तो आप सिंपल 1/5 का 5 कर लिया ना, तो फिर पावर की साइन चेंज कर दो, -4 कर दो। ठीक है, इस पे से क्या बात समझ में आती है कि हम ये वाला जो मेथड है या ये जो रूल है, ये सिर्फ पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको नेगेटिव से पॉजिटिव तो कर ही सकते हो, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव भी कर सकते हो। नट शेल में यानी शॉर्टकट में बोला जाए तो आप सिंपली उस पावर की साइन को कभी भी चेंज कर सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, कैसे भी कर सकते हो। बट उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक फीस पे करना पड़ेगा, और वो फीस कौन पे करेगा? उसका बेस। साइन किसका चेंज होना है? पावर का, लेकिन फीस कौन भरेगा? बेस। पावर का साइन तो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन फीस कौन भरेगा? बेस। बेस को क्या करना है? अपने आप को रेसिप्रोकल करवा लेना है। ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। अंडरस्टूड? 4 है तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 है तो 4 हो जाएगा। जैसे 1/8 था तो 8 हो जाएगा, और 8 है तो 1/8 हो जाएगा, तो उस वक्त पावर का क्या हो जाएगा? साइन चेंज। अंडरस्टूड? तो आप यहाँ से यहाँ आओ या यहाँ से यहाँ जाओ, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग। जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम उसको वैसा करेंगे। कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड रूल देख रहे हैं। थर्ड रूल यहाँ पर है कि अब यहाँ पर हमने देखा कि बेसेस सेम है तो क्या। अब हम बात करेंगे पावर्स अगर सेम है तो क्या। मतलब मान लो मेरे पास दो अलग अलग टाइप के बेसिस है, एक ए है और एक बी है, लेकिन इनके पावर सेम है। जैसे इसका भी पावर x है, इसका भी पावर x है, तो फिर से दो ऑपरेशंस देखेंगे। जैसे पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में डिवीजन देखा था, अब भी हम पहले मल्टीप्लिकेशन देखेंगे बाद में डिवीजन देखेंगे, बाकी सब वैसे का वैसा। तो ऐसे टोटल 2 रूल्स और हो जाएंगे। तो थर्ड रूल पे हम बात कर रहे हैं कि यदि बेसेस डिफरेंट है बट उनके पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो क्या। तो आपको क्या करना है कि पावर्स अगर सेम है तो कॉमन ले लो एक ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है, ब्रैकेट के बाहर पावर को ले लिया। अब सिंपली बेसेस को ब्रैकेट में लिख दो और बीच में जो ऑपरेशन है वो एज इट इज़। इधर भी वैसे ही पावर कॉमन ले लिया, बेसेस और बीच का ऑपरेशन एज इट इज़ लिख लिया। बहुत ही सिंपल। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम लिखते हैं 5⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 7⁻7, ऐसा कर लिया। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? 5 और 7 कॉमन है, अपना 7 पावर सेम है, बेसिस 5 और 7 अलग अलग है, तो जस्ट हैव टू हैव द पावर एज कॉमन। दोनों भी पावर को एक साथ ले लिया, बीच में 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर आ गया आपका 35⁻7। 35⁻7। अंडरस्टूड? अब वैसे ही डिवीजन में देखते हैं। तो डिवीजन में हम लोग देख रहे हैं कि 8⁻4 डिवाइडेड बाय 2⁻4 ऐसा है। तो आप क्या करो, पावर 4 को कॉमन ले लो, 8 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 4। तो ये पावर 4 वैसे का वैसा। दिस बिकम्स योर आंसर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमने 2 रूल और सीखे हैं कि अगर पावर्स कॉमन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इट डजेंट मैटर, बेसिस भले ही डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो आपको क्या करना है? सिंपल पावर को ले लेना है कॉमन, और जो भी बेसिस है और बीच में ऑपरेशन है वो आपको यूज़ कर लेना है, पावर को बाद में यूज़ करना है। समझ में आया? तो यहाँ पर टोटल 2 रूल्स और आ गए। अब टोटल रूल हो गए हमारे पास में 4। पहला रूल आया कि व्हेन बेसिस आर सेम, पावर सेम हो डिफरेंट हो, इट डजेंट मैटर। बेटा यहाँ पे देखो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हमको देखने को मिलता है कि
पावर भी सेम है और बेसिस भी सेम है। अब क्या करोगे, तो अब आप ये रूल भी अप्लाई कर सकते हो और ये वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? जैसे ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हो तो बेस आ जाएगा कॉमन, पावर का हो जाएगा एडिशन, तो x प्लस एक्स कर लोगे तो कितना हो गया, a रेज टू दी पावर 2x, a रेज टू दी पावर 2x। ये वाला रूल अप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। कैसे? कि आपने पावर ले लिया कॉमन और यहाँ पे बेस को कर दिया मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a क्या आता है, a रेज टू दी पावर 2, और इसको पावर जो पहले से था वो तो ऊपर था ही, तो इस तरह से। तो ये आंसर और ये आंसर सेम है। कैसे? ये अगले रूल में पता चलेगा। ठीक है, तो अभी अगले रूल को समझते हैं फिर वापस यहाँ पे आते हैं। ओके, अब अगला रूल यहाँ पर आ रहा है कि अगर बेस है, बेस के ऊपर एक पावर है, इसको एक और पावर है, पावर के ऊपर पावर, तो आई कॉल इट एज अ सुपर पावर, राइट। तो यहाँ पे अगर सुपर पावर है, पावर को पावर है मतलब सुपर पावर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप पावर का कर लोगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय y। व्हेन देयर इज अ पावर ऑन पावर, एक ही बेस को दो बार पावर लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट पावर को क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे आते हैं, बेस एक ही है, ये पावर, इसको एक और बार पावर, तो आप क्या कर लोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर आएगा a रेज टू दी पावर 2x। तो देखो मैंने आपको बोला था ये आंसर और ये आंसर सेम है। गॉट इट? तो ये फिफ्थ रूल का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। तो व्हाट आई वाज सेइंग देन वाज के बेसिस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो आप रूल नंबर 1 भी यूज कर सकते हो, रूल नंबर 3 भी यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है रूल नंबर 1 और 3 में, 2 और 4 में। 1 और 2 में क्या सेम है, बेसिस, तो पावर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑपरेशन के ऊपर। अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो एडिशन होगा, डिवीजन का ऑपरेशन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। थर्ड और फोर्थ रूल उससे भी सिंपल है, क्या कि अगर पावर सेम दिखाई दे रहे हैं आपको तो सिंपली ब्रैकेट के बाहर ले लो और बाकी जो है ऑपरेशन के साथ वैसा का वैसा लिख के सॉल्व कर लो, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये 1, 2, 3 और 4 हुआ। फिफ्थ में हमने देखा कि जब पावर को पावर रहता है, मतलब मेरे लैंग्वेज में सुपर पावर होता है, तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दी पावर्स। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 3 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 4 है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 4 जार 8 कर दोगे, 3 रेज टू दी पावर 8 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ। देखो 3 रेज टू दी पावर 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो मैं 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कितनी बार लिख दिया, 4 बार, क्योंकि यहाँ पावर 4 था। अभी 3 स्क्वायर है मतलब 2 बार है, 3 इंटू 3, फिर यहाँ पे 2 बार है इंटू 3 इंटू 3, फिर यहाँ पर 2 बार है इंटू 3 इंटू 3, फिर यहाँ पर 2 बार है इंटू 3 इंटू 3। अभी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। सो ये इतना बड़ा करने को पूरेगा या डायरेक्ट 2 4 जार 8 करने को पूरेगा? ऑब्वियसली सर 2 4 जार 8 करने को ज़्यादा सिंपल जाता है, बट उसके लिए आपको एक सैक्रिफाइस क्या करना पड़ेगा, ये रूल को याद रखना पड़ेगा। ख़त्म। सेकेंड थिंग, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो जहाँ जहाँ पर आपने जो लॉ यूज़ किया हुआ है वो एरो देकर वो लॉ लिखना पड़ता है। कैसे, मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये लॉज आपको लर्न करने हैं। हाँ, एक चीज़ है, सर क्या ये सीक्वेंस वाइज याद रखना पड़ेगा? नो, आप ये नहीं लिख सकते अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3, बिकॉज मेरे हिसाब से ये 3rd नंबर पे आया है, किसी और के टेक्स्ट बुक में ये 5th पे होगा, किसी और के टेक्स्ट बुक में वो 1st पे होगा, 2nd पे होगा, कहीं भी हो सकता है। द लॉज आर नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड राइट नाउ बाय मी इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर सीक्वेंस, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द लॉज। ओके, तो आपको ये याद नहीं रखना है कि 4th नंबर पे कौन सा लॉज है और 3rd नंबर पे कौन सा लॉ है ना। ओके, जस्ट हैव टू मेमोराइज द लॉ। नाउ 6th लॉ ऐसा आता है, 6th लॉ ऐसा है कि जब किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 है, किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 है, ये बेस नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इन द सेंस सॉरी नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए। वो कोई और नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर, बट वो 0 नहीं रहेगा, उसके अलावा कुछ भी चलेगा। उसको पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है।
आंसर हमेशा 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 54 रेज टू द पावर 0 लिखता हूँ तो भी आंसर 1 आएगा, -4 रेज टू द पावर 0 लिखता हूँ तो भी आंसर 1 ही आएगा। यानी बेस चाहे कोई भी नंबर हो, अगर उसके सिर के ऊपर 0 लिखा हुआ है, अगर उसके टकले के ऊपर 0 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है जैसे मैंने यहाँ पे किया, बट आपको कन्फ्यूजन होगा इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ याद रखना है कि बहुत ही सिंपल है, एनी नंबर हैविंग इट्स पावर एज 0 द आंसर विल बी 1 ओनली, नथिंग एल्स। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे टोटल 6 लॉज देखे। अब आप बोलोगे सर आप तो 7 लॉज बोल रहे थे, तो ये जो मैंने आपको रेसिप्रोकल वाला लॉ एक्सप्लेन किया ना कि नेगेटिव पावर है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, वही एक्चुअली 7th नंबर का लॉ था, लेकिन मैं उसको यहाँ लिस्ट में नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो अदरवाइज यहाँ पर लिस्ट वाइज 6 रूल्स है, 6 लॉज है, और वैसे देखा जाए तो 7 लॉज थे, राइट। तो चलिए, इट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो कि मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप पहले लॉस को एक बार फिर से कंफर्टेबली फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करेंगे। तो अब अगले वीडियो से मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन दूंगा कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स का, जिसमें सारे के सारे लॉस कहीं ना कहीं कवर होंगे, और उसके बाद मैं 12.1 एक्सरसाइज को होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।